अब ऐसा करते हैं, गॉस लॉ के और एग्जांपल्स करने के पहले है ना, कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटरेक्शन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, है ना, 3-4 प्रिंसिपल्स हैं, उनको अपन देख लेते हैं एक एक करके और ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसके बाद में जैसे कंडक्टर से रिलेटेड अपन जितने एग्जांपल्स करेंगे उसमें इनमें से कोई ना कोई प्रिंसिपल जरूर यूज होगा। ठीक है, तो इन प्रिंसिपल्स के बारे में अपने को बिल्कुल क्लैरिटी रहनी चाहिए। तो एक एक करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली अपन ने, है ना, ई एक्सटर्नल बोल दिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, है ना, और ये एक कंडक्टर है, ये ब्लू वाला जो पीस है ये कंडक्टर है। अच्छा, कंडक्टर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर यदि किसी फील्ड में नहीं भी है तो इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स दे आर फ्री टू मूव, है ना, एक तरह से इलेक्ट्रॉन गैस है, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हो गए जो आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के, जो अपने पेरेंट एटम के साथ में नहीं रहते हैं। ठीक है, और जब एक बार पेरेंट एटम से डिटैच हो जाते हैं तो वो, है ना, दे आर फ्री टू मूव अराउंड, है ना, वो मतलब थर्मल एनर्जी होती है उनमें, फिर कोलाइड करते रहते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेंगे या मेटल आयन से कोलाइड करेंगे, तो है ना कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली जैसे गैस मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं उस तरह से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मोबाइल रहते हैं। पर मोबाइल होने के कारण जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म ही रहती है थ्रू आउट द मेटल्स, किसी एक्सटर्नल फील्ड नहीं हो तो मोबाइल डेंसिटी है यूनिफॉर्म ही रहती है। तो इस मेटल को ऐसा करते हैं, इस फील्ड में रखते हैं। अब जैसे ये अपन ने फील्ड में रख दिया इसको, तो सपोज इलेक्ट्रॉन के इसके मेटल बॉडी के बीच में सपोज कोई इलेक्ट्रॉन है ना, इसको लाल से मैं बना रहा हूँ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को फील करेगा ये इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो लेफ्ट की तरफ कब तक मूव करेगा, जब तक ये सरफेस बाउंड्री पे ना आ जाए, क्योंकि इसके बाद तो बाहर तो आ नहीं सकता, है ना, तो यहाँ तक तो आ ही जाएगा, अट्रैक्ट हो रहा है फील्ड से। अच्छा, ये जो भी अभी अपन डिस्क्राइब करेंगे ना, वो माइक्रो सेकेंड में खत्म हो जाता है पूरा प्रोसेस, है ना, इमीडिएटली बिल्कुल, है ना, और मतलब एट द इंस्टेंट खत्म हो जाता है, बट प्रोसेस का उसकी प्रक्रिया क्या है वो अपने को मालूम होनी चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सरफेस पे पहुंच गया, तो यहाँ से तो हट गया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन हट गया इसकी जगह पे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक होल हो गया। होल का मतलब क्या हुआ, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसी भी स्पेस में जहाँ पे पहले वो चार्ज न्यूट्रल था, अब नेट इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया, तो यहाँ पे एक होल हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इस होल में गिर जाएगा, है ना, गिर जाएगा मतलब इस होल को ऑक्यूपाई कर लेगा, तो नेट रिजल्ट क्या होगा, इस पोर्शन में यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ एक होल क्रिएट हो गया, तो एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये इस होल में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक फील्ड भी है, फील्ड भी इलेक्ट्रॉन को इस तरफ पुल कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएगा, यहाँ पे उसको होल मिलेगा तो होल में चला जाएगा। ठीक है, और इवेंचुअली क्या होगा, होल जो है वो राइट मोस्ट बाउंड्री में आ जाएगा। तो पूरे प्रोसेस का नेट रिजल्ट क्या निकला कि यहाँ पे लेफ्ट बाउंड्री में एक इलेक्ट्रॉन पहुंच गया और राइट बाउंड्री पे एक होल पहुंच गया जिसका पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस का नेट रिजल्ट ये हो गया। तो अब जो है, जैसे अनलाइक ये वाला मेटल जहाँ पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, जब मेटल को जैसे ही हमने फील्ड में रखा तो शुरू शुरू में क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन एक तरफ चला गया, एक होल दूसरी तरफ चला गया, तो इससे एक छोटी सी फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको मैं ई इंड्यूस्ड बोल देता हूँ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो इतनी बड़ी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी बची हुई है। तो अब क्या होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होगा, सेम प्रोसेस। ठीक है, और होते होते ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसकी जगह पे यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा पहले, और
धीरे धीरे ट्रांसफर होते होते होल यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और आ गया और एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और आ गया। तो इससे क्या होगा, ई इंड्यूस जो है उसकी लेंथ थोड़ी और बढ़ जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड उसका और बढ़ गया। अभी भी ई एक्सटर्नल से छोटा है। ठीक है, फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और पहुंचेगा और इसका एक काउंटर पार्ट, एक होल और पहुंच जाएगा यहाँ पे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। ये प्रोसेस जो है वो कब तक चलता रहेगा, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक, है ना, ये तो आपको आप गैस कर ही सकते हैं, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक ई इंड्यूस जो है वो ई एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए। ई इंड्यूस जो है वो यहाँ तक पहुंच जाएगी, मतलब ई एक्सटर्नल इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड। कहाँ पे, मेटल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जब ई एक्सटर्नल ई इंड्यूस के बराबर हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन को इधर पुल करने के लिए कोई फील्ड नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा। तो इस प्रोसेस के बाद में नेट रिजल्ट क्या हुआ, चार्जेस इंड्यूस हो गए, लेफ्ट सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो गए, राइट सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस हो गए और अंदर की फील्ड जीरो हो गई। ठीक है, तो ई मेटल बॉडी के अंदर जो है जीरो। ठीक है, तो इस रिजल्ट का मतलब, इस पूरे प्रोसेस को यदि हम देखें तो इसका क्या कंक्लूजन हम निकालते हैं कि मेटल बॉडी के अंदर यदि कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि मेटल बॉडी के अंदर होगी तो चार्जेस इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे कि मेटल बॉडी के अंदर वाला पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाए। जैसे इस वाले केस में, है ना, इस वाले केस में चार्जेस इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट हुए कि बाहर की एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को उसने कैंसिल आउट कर दिया। जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ने बाहर की एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल आउट कर दिया। अच्छा, अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, किसी एक मेटल बॉडी पे एक्सेस चार्ज दे देंगे, है ना, एक्सेस चार्ज दे देंगे। ये तो इसमें तो मेटल बॉडी में शुरू में कोई चार्ज नहीं था, है ना। अब हम ऐसा करेंगे, मेटल बॉडी में कोई एक एक्सेस चार्ज दे देंगे और फिर देखते हैं मेटल बॉडी कैसे रिएक्ट करती है ना, और चार्ज कहाँ जाता है। तो ये तो पहला प्रिंसिपल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो ऑलवेज। ठीक है, अच्छा अब एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अच्छा, जैसे पिछले वाले केस में अपन ने देखा कि किसी मेटल बॉडी को यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम रखते हैं तो उसके अंदर के चार्जेस इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि मेटल बॉडी के इनसाइड फील्ड जो है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल वही लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। अच्छा, ये उस केस में भी होगा यदि सपोज कोई हम एक आइसोलेटेड मेटल बॉडी लें जिसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा है, बट इस मेटल बॉडी को हम एक एक्सेस चार्ज दे दें। एक्सेस चार्ज मतलब अभी तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, जितना नेगेटिव चार्ज है इसके अंदर उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। बट हम सपोज एक्सेस चार्ज देते हैं इसको, सपोज मैं इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स दे देता हूँ, है ना, 6 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स में देता हूँ इसको। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स भी, 6 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन्स का जो है, इन इलेक्ट्रॉन्स का और जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट होंगे, उनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स भी इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो है वो थ्रू आउट जीरो हो जाए। ठीक है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि एक परपेचुअल करंट हो जाएगा, है ना, मेटल बॉडी के अंदर परपेचुअल करंट हो जाएगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली इधर से उधर, है ना, जो एक्चुअल में होता नहीं। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है जो यदि ये चार्जेस लेते हैं तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यदि मेटल बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है तो इन चार्जेस को सरफेस पे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चार्जेस जो हैं वो सरफेस पे पहुंच जाएंगे, है ना, इनको सबको मैं सरफेस पे पहुंचा देता हूँ।
कितने हो गए 5 और ये 6, ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ऐसा क्यों किया इन्होंने, क्योंकि अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो करना है। ठीक है, अब यदि इस मेटल बॉडी सरफेस के जस्ट अंदर मैं एक गॉसियन सरफेस बना दूं, सरफेस बनाते हैं, तो ये गॉसियन सरफेस मैंने बना दिया। अब इस गॉसियन सरफेस पे यदि हम गॉस लॉ लगाते हैं, है ना, ये क्लोज सरफेस है, यदि इस पे हम गॉस लॉ लगाते हैं तो उससे हमको चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस मालूम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हमने कहा कि हमको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको जीरो करना है, क्योंकि जीरो नहीं होगा तो है ना परपेचुअल करंट रहेगा इसके अंदर। तो यदि गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो जीरो हो गया, इसका मतलब नेट चार्ज इनसाइड जो है वो जीरो हो गया। तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस हमने रखा है सरफेस के जस्ट नीचे, मतलब पूरी मेटल बॉडी के अंदर कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं है, इसका मतलब एक्सेस चार्ज कहाँ रहेगा, सरफेस पे ही रहेगा। तो ये है सेकंड प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल क्या बोलता है, किसी भी मेटल बॉडी को यदि हम एक्सेस चार्ज देते हैं तो मेटल बॉडी के अंदर नहीं रहता है, सरफेस पे जाके रिजाइड करता है। तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रिंसिपल हमको क्या देखना है कि ये जैसे हमने किसी मेटल बॉडी को एक्सेस चार्ज दिया तो ये सरफेस पे तो चला गया, और सरफेस पे क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा या कोई उसका एक कैरेक्टरिस्टिक रहता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का भी कोई प्रिंसिपल रहता है क्या। तो है ना, एक इरेगुलर मेटल बॉडी लेते हैं जरा। अच्छा, अब जैसे ये इरेगुलर मेटल बॉडी हमने ले ली और इस पे यदि हमने सपोज एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो क्या होगा कि इसके जो पॉइंटेड एंड्स हैं, ठीक है, जैसे ये वाला एंड जो है पॉइंटेड है, यहाँ पे सॉरी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जैसे ये वाला है ये थोड़ा सा ब्लंट है और ये तो प्लेन सरफेस ही है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन जो है ना वो कम होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कंसेंट्रेशन जो सरफेस का जो कर्वेचर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे सरफेस का कर्वेचर क्या हो गया, ऐसा हो गया है ना, और ये इसका रेडियस सपोज r है, और यहाँ पे कर्वेचर क्या हुआ, ये हो गया है ना, और ये वाला रेडियस जो है वो r2 और ये r1, और r2 जो है वो r1 से ज़्यादा है। ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के, जो सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका प्रूफ जो है वो हम तब देखेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करेंगे, उस टाइम पे इसका प्रूफ देखेंगे, अभी आप इसको नोट कर लें। ठीक है, और पर इसका इंट्यूटिव फील अभी मतलब अभी अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना, आपको एक मतलब एक रफ आइडिया तो लग ही जाएगा कि भाई ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, एक इंट्यूटिव फील अपन मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, इंट्यूटिव फील के लिए है ना मेटल के दो कन्फिग्रेशन ले लेते हैं, एक तो यही स्फीयर ले लेते हैं, ठीक है, और इस पे हमने ये 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए। ठीक है, और एक जो है ऐसा करते हैं, एक पतला सा वायर ले लेते हैं और वायर पे ये 6 इलेक्ट्रॉन रख देते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ दोनों पे, स्फीयर पे भी और इस लाइन पे भी मैं 6 इलेक्ट्रॉन रखता हूँ, तो इसमें तो इक्वली स्पेस्ड मैं रख देता हूँ। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बराबर है। अच्छा, यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बराबर डिस्टेंस पे रख देते हैं, 3, 4, 5, 6। अच्छा, इसमें देखें ये 6 इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस बराबर है, ये ऐसा लग रहा है कि इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि हम ले लें तो उसके दोनों तरफ जो है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स इस तरफ लगेगा है ना, वही फोर्स इस तरफ भी लगेगा, क्योंकि इस तरफ भी उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जितना इस तरफ। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन्स इक्वी डिस्टेंट हैं और चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉमन है थ्रू आउट, तो ये तो इक्विलिब्रियम पोजीशन लग रही। अच्छा, यहाँ पे ये पोजीशन इक्विलिब्रियम लग रही है कि नहीं, है ना, यहाँ पे पोजीशन इक्विलिब्रियम नहीं है, क्योंकि जैसे यदि आप ये वाला इलेक्ट्रॉन लें तो इसमें इस वाले इलेक्ट्रॉन पे ये 3 इलेक्ट्रॉन से फोर्स लग रहा है ना, अभी 3 इलेक्ट्रॉन से फोर्स सीधा तो नहीं लगेगा, बट नेट रिजल्ट जो है इस इलेक्ट्रॉन के लेफ्ट हैंड साइड में 3 इलेक्ट्रॉन है,
तो इस पे सपोज इस तरफ इतना फोर्स लगेगा और इसके राइट हैंड साइड 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरफ जो है वो कम फोर्स लगेगा, ठीक है। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यदि हम ले लें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस तरफ ज़्यादा फोर्स लगेगा और इधर केवल एक लेफ्ट इलेक्ट्रॉन एक ही है, इधर जो है कम फोर्स लगेगा। तो लग रहा है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो पुश होगा इस तरफ, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ पुश होगा, ठीक है। तो चांसेस आर कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ये तो यहाँ तो मैंने केवल 6 ही बनाए हैं, है ना, वो थोड़ा सा उनका कन्फिग्रेशन वो इस टाइप का रहेगा, मतलब बिल्कुल एज पे ज़्यादा पास और बीच में कम, है ना। और ये एज क्या है, पॉइंटेड पोर्शन है वायर का, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। इंट्यूटिव लॉजिक इसका यही है बेसिकली, और इसको एक्चुअल मैथमेटिकली अपन उस टाइम पे देखेंगे जब है ना पोटेंशियल करेंगे। तो ये थर्ड प्रिंसिपल हो गया, इसको भी लिख लेते हैं। तीसरा प्रिंसिपल भी अपन ने लिख लिया कि चार्ज डेंसिटी ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर वेरीज इनवर्सली विद द रेडियस एज चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसका प्रूफ अपन बाद में देखेंगे। चौथा प्रिंसिपल जो है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर के, किसी कंडक्टर पे हमने नेट चार्ज यदि दे दिया तो उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कंडक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। मतलब यदि ये कंडक्टर है और इस पे एक्सेस चार्ज हमें दिया हुआ है, तो पहली बात तो सरफेस पे आ गया सारा चार्ज, और उस एक्सेस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगी हर जगह पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि बनाएं तो इस डायरेक्शन में क्यों होगी, अभी देखते हैं थोड़ी देर में, है ना। इस डायरेक्शन में ये इरेगुलर सरफेस जो मैंने बनाया है तो इसमें जो है वो इस तरह से होगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, है ना। यहाँ ये बिल्कुल पॉइंटेड एरिया है, बिल्कुल इसके जस्ट ऊपर, यहाँ ये परपेंडिकुलर, इधर परपेंडिकुलर, है ना। यू गेट द पॉइंट। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगी परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर क्यों होगी, क्योंकि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल हुआ, है ना, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ इसका मतलब क्या हुआ, सरफेस पे जो एक्सेस चार्ज है उसका मूवमेंट शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और है ना, फिर अगेन वही परपेचुअल करंट वाली चीज आ जाएगी कि सरफेस पे जो चार्ज जो है कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहेंगे। तो चार्ज का अरेंजमेंट जो है वो इस तरह से रहता है कि केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंडक्टर से हर बार परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है। तो ये चौथा प्रिंसिपल हो गया, उसको भी लिख लेते हैं। तो ये चौथा प्रिंसिपल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम और टू अ कंडक्टर, मतलब वो टर्मिनेट भी तो कर सकता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो टर्मिनेट भी कर सकती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम और टू अ कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस, ठीक है। ये चौथा, तो ये चारों प्रिंसिपल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको काफी एक्सटेंसिवली यूज होंगे ये सारे प्रिंसिपल, है ना।